Assalamu alaikum students and very good afternoon to you all. My name is Alifia and as you all know that I am teaching pharmacology on my channel Pharmaceutical Insight. So let me share you today's lecture. In previous lecture we have covered up till now the expression of P-glycoprotein. Now today we will learn about the bioavailability of a drug. So bioavailability is the fraction of administered drug that reaches the systemic circulation. ठीक है, एज यू ऑल नो कि बायोअवेलेबिलिटी, मैं बार बार हर वीडियो में ये चीज रिपीट करती रहती हूँ कि बायोअवेलेबिलिटी वो चीज है कि आपकी ब्लड में आपकी ड्रग की कितनी कंसेंट्रेशन पहुंच रही है, दैट इज नोन एज बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, अगर आपने 100 mg की कोई भी ड्रग दी है ओरली, अगर आपने दी है तो उसमें से सिर्फ 70 mg जो है वो एब्सॉर्ब हो रहा है, बाकी की जो परसेंटेज बच रही है वो आपकी बॉडी से लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही है, ठीक है, और एक्सक्रीट आउट हो रही है। डिटरमाइनिंग द बायोअवेलेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर द कैलकुलेटिंग ड्रग डोजेज ऑफ नॉन इंट्रावीनस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब नॉन इंट्रावीनस रूट कौन से हैं? हमारे पास ओरल रूट है, ठीक है, फिर हम जो ड्रग्स इनहेल करते हैं, ठीक है, वो सारी, फिर जो हम टॉपिकल रूट से अप्लाई करते हैं ये सारी ड्रग्स, फिर हम एनेमा देते हैं, सपोजिटरीज देते हैं, पेसरीज देते हैं। तो ये सारी ड्रग्स जो है वो हमारे पास नॉन इंट्रावीनस रूट से हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो इन सारी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए हमें ड्रग की डोज कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा हमें करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम ड्रग की डोज कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ड्रग मुझे पहुंचानी है 70 mg तक, ठीक है, ब्लड में, और मैं उसे 70 mg ही दे रही हूँ ओरल रूट के जरिए, तो वो 70 mg डायरेक्टली तो ब्लड में नहीं पहुंच रही, वो तो लिवर से मेटाबोलाइज होके जो है थोड़ी बहुत एक्सक्रीट आउट भी हो रही है। तो मतलब कि मैं उसको 70 mg जो है वो ब्लड में नहीं दे सकती अगर मैं नॉन इंट्रावीनस रूट से दे रही हूँ। तो इसके लिए मुझे डोज कैलकुलेशन करना जरूरी है कि आप इस तरीके से डोज कैलकुलेशन करेंगे कि आपने जो है वो 100 mg देनी है, ठीक है, उसमें से जो है वो आप ये कैलकुलेशन करके आपको पता चलेगा कि भाई इसमें से 70 mg जो है आपके ब्लड में जा रही है, बाकी की जो है वेस्ट हो रही है। तो उससे हमें मसला नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए 70%, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी, और वो हमें मिल रही है। तो इसके लिए हमें जो है पहले 100 mg की एडमिनिस्टर करनी होगी। अगर आपको 70 mg ब्लड में चाहिए और आप 70 mg ही एडमिनिस्टर करोगे तो आपकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी की डिटर्मिनेशन हम किस तरीके से करते हैं? देखो, बायो अवेलेबिलिटी की डिटर्मिनेशन हम करते हैं बाय कंपेयरिंग द प्लाज्मा लेवल्स ऑफ अ ड्रग आफ्टर अ पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हम जो है वो प्लाज्मा लेवल, जो ड्रग का जो प्लाज्मा लेवल है कि कितनी ड्रग जो है वो प्लाज्मा में एब्सॉर्ब हुई है, वो हम कंपेयर करके हम डिटरमाइन करते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अ, अब क्या हो रहा है कि भाई व्हेन द ड्रग इज ओरली is given orally, only part of the administered dose appears in the plasma, ठीक है। मतलब अगर कोई भी ड्रग आपको दी जा रही है ओरली, तो उसमें जो है एक पार्ट जो है वो ड्रग का सिर्फ प्लाज्मा में अपेयर होगा और बाकी की जो है वो मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, जबकि आईवी में हमारे पास 100% जो है वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ किसके बीच में होगा? कि प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के बीच में होगा, ठीक है, और टाइम के बीच में होगा कि कितने टाइम में जो है वो ड्रग कितनी प्लाज्मा में जो है कंसेंट्रेशन अचीव कर रही है, ठीक है। और एयूसी क्या है? एरिया अंडर कर्व, मतलब कर्व के अंदर जो हमारे पास कर्व बन रहा है, जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है, उसके अंदर जो एरिया है वो हम एरिया अंडर कर्व एयूसी का नाम उसे देते हैं, ठीक है, और उसको हम मेजर करके डिटरमाइन करते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, और इससे हमें पता चलता है कि कितनी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। अब
Bioavailability of a drug administered orally is the ratio of the area calculated for oral administration compared with the area calculated for the IV injection if doses are equivalent. ठीक है, अगर कोई भी ड्रग आपको ओरली दी गई है, ठीक है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी? उसकी बायोअवेलेबिलिटी रेशियो होगी किसका? ओरल ड्रग का और इंट्रावीनस ड्रग का। मतलब हमें अगर ओरल ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी चेक करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे कि हम रेशियो निकालेंगे उस ड्रग का जो हमने ओरली एडमिनिस्टर किया वर्सेस उस ड्रग का जो हमने आईवी के थ्रू एडमिनिस्टर किया। अब यहाँ पर आपको पूरा पाथवे बताया हुआ है कि जिससे जो है ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होती है, और ये आपको फॉर्मूला बताया गया है जिससे आप बायो अवेलेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्रग जो है वो जीआई के ल्यूमेन में गई, ठीक है, अब वहां से एग्जिट हो सकती है, या तो वो क्या कर सकती है, जीआई वॉल से होके जो ये आपकी पोर्टल वेन है उससे वो लिवर में जाएगी, ठीक है, लिवर में लिवर से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। अब इसके बीच में क्या हो रहा है कि ये एग्जिट भी हो सकती है, मेटाबोलाइज और पीजीपी एक्सक्रीशन इनटू जीआई ल्यूमेन, ठीक है, एक्सक्रीशन भी हो सकती है जीआई ल्यूमेन में, ठीक है। इसके अलावा पोर्टल वेन से लिवर में जाएगी, लिवर से मेटाबोलाइज होके बाइलरी एक्सक्रीशन भी हो सकती है, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में फिर जो है जो बची कुची ड्रग होगी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगी। मतलब ये यहाँ पर आप देखें कि कितनी ड्रग जो है वो जाया हो रही है, कितनी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो रही है, उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग फाइनली पहुंच रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या है बायोअवेलेबिलिटी का कि एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल ड्रग और एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी ड्रग, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपकी बायोअवेलेबिलिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल प्रोपेनॉल की हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब बायोअवेलेबिलिटी का वही फॉर्मूला है, इधर भी प्रॉपरली बताया हुआ है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो बायोअवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करे। सबसे बड़ा फैक्टर जो पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत बार बताया है कि बायोअवेलेबिलिटी का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। किस किस वजह से होते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से जो है वो बायोअवेलेबिलिटी में बहुत प्रोनाउंस्ड इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई जब हम कोई भी ड्रग ओरल रूट के जरिए ले रहे हैं तो वो लिवर से मेटाबोलाइज हो जाती है, या वो पहले जीआई ट्रैक में जाती है, फिर पोर्टल वेन से लिवर के पास जाती है, और लिवर में जाके वो मेटाबोलाइज होती है। तो जब वो मेटाबोलाइज होती है तो वो बाइलरी एक्सक्रीशन से या दूसरे एक्सक्रीशन के मेथड से एक्सक्री आउट हो जाती है, मेटाबोलाइज होके, और कुछ ही ड्रग जो होती है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाती है। तो उसकी वजह से जो आप बायो अवेलेबिलिटी है ड्रग की वो बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि जैसे कि हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है, ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट जो है वो मोर देन 90% जो है वो लिवर से मेटाबोलाइज होकर क्लियर आउट हो जाती है बॉडी से, ठीक है। तो अब देखें कि अब वो 90% ही जो है वो लिवर से गई, तो ओनली 10% ऑफ द ड्रग विल एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू सबलिंगुअल रूट। तो इस तरीके से जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट का प्रोनाउंस्ड इन्फ्लुएंस होता है किस पे? बायोअवेलेबिलिटी पे। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग भी बहुत मैटर करती है कि अगर आपकी ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती है वो पुअरली एब्जॉर्ब होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बॉडी जो है वो लिपिड, हमारे जो सेल्स हैं वो लिपिड रिच मेम्ब्रेन से बने हुए, ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन से बने हुए, तो उसके अंदर एंटर होने के लिए ड्रग को लिपिड सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो ड्रग जो बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक है वो भी पुअरली एब्जॉर्ब होती है। क्यों पुअरली एब्जॉर्ब हो रही है? क्योंकि वो इनसॉल्युबल है एक्वस फ्लूइड में बॉडी के, ठीक है, मतलब वो जो है सेल की सरफेस पे एक्सेस नहीं पा सक रही, ठीक है। तो इसलिए ड्रग के रेडीली एब्जॉर्ब होने के लिए या अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए क्या जरूरी है कि वो जो है हाइड्रोफोबिक भी हो और वो जो है एक्वस सॉल्यूशन में भी उसकी सॉल्युबिलिटी हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो ड्रग के लिए बहुत दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इंस्टेबिलिटी,
ठीक है, पीएच वगैरह जो मैटर करता है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी ड्रग है इंसुलिन, वो जीआई ट्रैक में जाके डिग्रेड हो जाती है। क्यों? जीआई ट्रैक में हमारे पास डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, इसकी वजह से पेनिसिलिन जो है वो वहां पर जाकर इंसुलिन जो है वो वहां पर जाकर डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, और पेनिसिलिन जैसी ड्रग्स जो है वो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट जो है उसके साथ जो है वो स्टेबल नहीं होती। हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट का जो पीएच होता है उसमें स्टेबल नहीं होती, तो ये केमिकल इंस्टेबिलिटी भी जो है वो बायोअवेलेबिलिटी पे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अब नेचर ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन। अब ड्रग की जो फॉर्मुलेशन है, जिन फॉर्मूला से मिलकर ड्रग बनी है, उसका नेचर भी जो है वो ड्रग एब्जॉर्ब बायोअवेलेबिलिटी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा ऑल्टर हो जाती है। किस वजह से? अनरिलेटेड टू द केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग, की केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, ड्रग किन किन केमिकल से मिलके बनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के पार्टिकल साइज, ठीक है, सॉल्ट, किस कौन सा सॉल्ट यूज हुआ है, कौन से क्रिस्टल्स यूज हुए हैं, ठीक है, कौन सी किस्म की कोटिंग हुई हुई है। ठीक है, बहुत सी कोटिंग्स ऐसी होती है जो टैबलेट पे कोटिंग हुई होती है, जो डिलेड रिलीज टैबलेट्स होती है। ठीक है, उन पे एक कोटिंग हुई हुई होती है जो ड्रग को आहिस्ता आहिस्ता जो है रिलीज करवाती है। एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्सिपिएंट्स, ठीक है, किस तरीके के बाइंडर्स प्रेजेंट है, किस तरीके के फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट है, डिस्पर्सिंग एजेंट प्रेजेंट है, ये सब बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है, जो एक्सिपिएंट्स है, वो बेसिकली जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेबिलिटी पे ड्रग की। ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो ड्रग की डिजोल्यूशन भी बेहतर होती है, ड्रग की हाफ लाइफ चेंज होती है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज होता है। तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो मिलकर एक ड्रग बनाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बायो इक्विवेलेंस। अब बायो इक्विवेलेंस का क्या मतलब है कि दो रिलेटेड ड्रग्स हैं। ठीक है, अब वो दो रिलेटेड ड्रग आपस में जो है वो बायो इक्विवेलेंट है। ठीक है, कैसे बायो इक्विवेलेंट है? कि अगर जो है वो कंपेरेबल बायो अवेलेबिलिटी शो करे, ठीक है, और एक ही टाइम में वो सिमिलर पीक ऑफ ब्लड कंसंट्रेशन अचीव करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो ड्रग है, ठीक है, और दोनों एक ही टाइम में एक ही कंसंट्रेशन ब्लड में अचीव कर रहे हैं, तो वो दोनों ड्रग जो है वो बायो इक्विवेलेंट हुई। ठीक है, अच्छा, अब थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस का क्या मतलब हुआ? कि दो सिमिलर ड्रग प्रोडक्ट जो है वो थेराप्यूटिकली इक्वल है। वो कैसे? कि अगर वो जो है फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट है विद सिमिलर क्लिनिकल एंड सेफ्टी प्रोफाइल्स। ठीक है, अगर वो जो है दो ड्रग्स है, ठीक है, उनकी क्लिनिकल और सेफ्टी प्रोफाइल जो है वो सेम है, तो वो फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब क्लिनिकल अफेक्टिवनेस जो है वो बेसिकली इन चीजों पे भी डिपेंड करती है कि हमारे पास जो ब्लड की कंसंट्रेशन आ रही है, ड्रग की जो कंसंट्रेशन आ रही है ब्लड में, वो कितनी है, टाइम कितना रिक्वायर्ड हो रहा है पीक पे पहुंचने के लिए, कंसंट्रेशन को पीक पे पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीजें जब सेम टाइम में सेम कंसंट्रेशन ड्रग अचीव करती है, सेम क्लिनिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम सेफ्टी प्रोफाइल्स होती है, तो ऐसी ड्रग्स को हम थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंस या बायो इक्विवेलेंट कहते हैं। तो आज तक का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। Okay students, so let's stop our class here and then we'll continue in our next class. But before ending this class, I would like to request you all, please like, share and subscribe my channel, so I will be able to share more knowledge about pharmacology to you all guys. Please keep supporting me and stay tuned, stay healthy and stay happy. Thank you so much. Allah Hafiz.